हाय एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो फ्रेंड्स, आरओ और यूपी पीसीएस की परीक्षाएं अपने नियत समय पर होंगी, लेकिन आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक तो सीटें बड़ी कम हो जाती हैं, दूसरी बात नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो सीरीज़ है इस चैनल पर इससे पहले भी एक बार शुरू हुई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा था। फिलहाल अब ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक कि आपकी परीक्षा हो नहीं जाती है, और इसमें हम यूपी पीसीएस से संबंधित कुछ पीवाईक्यूज रखेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर के कुछ प्रश्न रखेंगे और कुछ ऐसे प्रश्नों को करेंगे डिस्कस जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो इसी क्रम में ये आपका पहला मॉक टेस्ट है और इसमें जो 10 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर, तो इसी क्रम में हम प्रतिदिन मात्र 10 प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये प्रश्न आपकी जो क्षमता है, यानी कि जो आपने अभी तक सीखा है, उसकी भी जांच करेंगे और साथ ही साथ आपका ज्ञानवर्धन भी करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश कंपनियां थी उसमें लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज और ओस्टेंड में लिवेंट कंपनी आपका आंसर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से, ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना कि 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था, जबकि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से, तो लिवेंट को स्थल मार्ग से और ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी बाद में, इसको समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया था। तो याद रखना, लिवेंट कंपनी ही पहली कंपनी थी, पहली ब्रिटिश कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था? तो इसमें विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि जब पहला ब्रिटिश कारखाना भारत में स्थापित हुआ उसकी अनुमति जहांगीर के द्वारा ही प्रदान की गई थी। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान देना कि 1611 में मसूलीपट्टनम, इसी को मछलीपट्टनम भी कहते हैं, इसी में अंग्रेजों ने एक अस्थायी कारखाना बनाया था। कब बनाया था? 1611 में। उसके 2 साल के बाद 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का पहला अस्थायी कारखाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? यह प्रश्न यूपीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? तो सूरत, भरूच, बुरहानपुर, यानी कि आपका उत्तर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। याद रखना कि 17वीं शताब्दी का पहला चतुर्थांश यानी कि 1625 तक, तो 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और कारखाना में अपने जो कारखाने थे उसको स्थापित कर लिए थे। यानी कि मात्र 25 सालों में इन्होंने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में कारखाने बना लिए थे। और इनका जो पहला कारखाना लगा था वो कब लगा था? सूरत में लगा था, और ये बना था 1613 में। तो समझ लीजिए कि कितनी तेज़ गति से कंपनी जो है अपना विस्तार कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सबसे पहला अपना कारखाना स्थापित किया था? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां कई आई थी भारत में, और सबसे पहला जो सूरत में अपना कारखाना लगाया था वो अंग्रेजों ने ही लगाया था। ये कब लगाया था? आपको मैंने बताया कि यह 1613 में लगाया था। और इसके बाद अगर देखें तो 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपना कारखाना लगाया। उसके 3 साल के बाद 1616 में डचों ने भी सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, और फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री लगी थी सूरत में वो 1668 में लगी थी। ध्यान देना कि फ्रांसीसी कंपनी जो आई थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका निर्माण ही 1664 में हुआ था, तो उसके 4 साल के बाद। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जैसे कि कहा जा रहा है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक इसे माना जाता है, तो ये है काल्बर्ट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस कहा गया। और 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए चला था। और इसके बाद आपको पता ही है कि 1668 में सूरत में जो पहली फैक्ट्री थी वो स्थापित की गई थी फ्रांसीसियों के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? यह भी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ROA में, और आपको इसका आंसर बताना है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, 1797 में। अभी जो प्रयागराज का किला था ये अंग्रेजों से पहले किसके अधिकार में था? तो अवध के जो नवाब थे सादात अली, उनके अधिकार में था। और सादात अली ने 1797 में प्रयागराज का जो किला था उसे अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर बात होती थी कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो पहले तो ये बताओ कि कर्नाटक का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, और पानीपत का जो युद्ध हुआ था तीसरा युद्ध, यह किन किन के बीच हुआ था? ये आपका टेस्ट होगा, बताओ। फिलहाल देखो यहाँ पर जो कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पूछ रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, वही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था 1700, अब यहाँ पर दे रहे हैं 50, जबकि ये शुरू हुआ था 1749 में, चला था 54 तक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था 1758 से लेकर 1763 तक, ये भी सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ये भी सही है। तो यानी कि आपका उत्तर बन रहा है ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो कि 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था, और ये युद्ध कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के, और ये युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। एक तरीके से उनके बीच ये अधिकार का युद्ध था कि कौन इसमें अधिकार अपना स्थापित करेगा भारत पर। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1746 से लेकर 48 तक हुआ। इसका समापन हुआ था एक्सला-चैपल या एक्सला-चैपल की संधि से। दूसरा कर्नाटक युद्ध यह निर्णायक रहा था, जो कि लड़ा गया था 1749 से लेकर 1754 तक। और तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1758 से लेकर 63 तक। इसका समापन हुआ था पेरिस की संधि से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। देखो 2 कथन है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन किया है। ये कथन आपका सही है। आपके लिए प्रश्न ये है कि बताइए भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है? बस इतना सा आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है, संशोधन में प्रावधान है, यानी कि ये जो नया संशोधन किया गया है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन 2024, इसमें प्रावधान ये है कि कैरी बैग और वस्तुओं के निर्माण को कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाने की अनुमति होगी। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन सी। और देखो जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स, इसका तात्पर्य है जल में अविलेय किसी भी ठोस प्लास्टिक से जिसका आयाम 1 माइक्रोन से लेकर 1000 माइक्रोन के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसके निदेशक कौन है ये बता दो। फिलहाल UNEP द्वारा जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में लगभग 1 अरब 5 करोड़ टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था, जो कि संबंधित वर्ष में कुल उत्पादित अनाज का कितने प्रतिशत था? तो दोस्तों ये 19% था, यानी कि दुनिया में जितना भी खाद्यान्न उत्पन्न हुआ उसका 19% हमने बर्बाद कर दिया। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की जो निदेशक हैं उनका नाम है इंगेर एंडरसन। उन्होंने कहा था कि खाद्य अपव्यय एक वैश्विक त्रासदी है। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, महतारी वंदन योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों महतारी वंदन योजना ये छत्तीसगढ़ की योजना है, और इसी प्रकार राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपको याद है तो बताइए कि इसी प्रकार से मिलती जुलती योजना दिल्ली में भी स्टार्ट की गई है, उसका नाम क्या है? तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये जो योजना चल रही है महतारी वंदन योजना, इस योजना के माध्यम से विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, बताओ ये कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में किसे दास्तार बंदन कहा गया था? सूफी संतों को, उलेमाओं को, खान को या फिर मलिक को? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आपसे अपेक्षित है। उत्तर जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, इसे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और देखो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में 10 नए प्रश्नों के साथ।